Can you guys see my screen now? Yes, sir. Assalamu alaikum to everyone. This is Abdul Samad Gadoor, a live student from International Islamic University, Islamabad. आज का जो हमारा सेशन है ये रेलेवेंट है लॉ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, उनके अवेयरनेस के हवाले से और इसकी जो इफ़ेक्ट है जो हमारे माशरे पर कि इसकी आगाही किस तरह हमारी सोसाइटी में जराइम की कमी में जो है ना उसका शुमार हो सकता है। मेरा नाम समत एज यू आई ऑलरेडी सेड, और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लॉ का स्टूडेंट हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारी ये जो आज की जो गैदरिंग का जो बेसिक पर्पज़ है, ये हमारी एक थीम है लेट्स बी द वॉइस ऑफ योर राइट, जो कि तश्कील दी गई है स्कूल ऑफ लीडरशिप की पॉलिसी के तहत। स्कूल ऑफ लीडरशिप सालाना एक प्रोग्राम का इनेकाद करती है जिसमें पाकिस्तान भर के नौजवान शामिल होते हैं, उस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। हमारा जो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमने एक अपनी टीम बनाई लेट्स बी द वॉइस ऑफ योर राइट। फिर बुनियादी हुकूक की आगाही फराहम करेंगे और उनके मुतल्लिक उनको उनके राइट्स के बारे में बताएंगे ताकि वो अपने बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उनके मुतल्लिक जानकारी हासिल करें। और हम जो है ना एक नेशन वाइड उस सेशन में है जहाँ पे हमने चारों पार्टिसिपेंट ने जो है ना डिस्कशन रखी है, जो कि हमने ऑनरेबल गेस्ट को दावत की है, जिसके हवाले से फर्दर हमारे गेस्ट को हमारे जो मेरे जो को पार्टनर है इस पूरे प्रोजेक्ट में सलीम साहब, वो गेस्ट का तारुफ भी आपसे करेंगे और फर्दर इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सलीम साहब, इट्स ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच अब्दुल समद भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लॉ डिपार्टमेंट एज अ सोशल एंड वेलफेयर एक्टिविस्ट। टुडे वी कंडक्ट दिस सेशन for a betterness of our society, and first of all thank you so much sir for your important time. I'm introducing sir name is Muhammad Ahmed Qayyum, secretary 50 to 60 bar council, and he done his law degree from college Oxford and BS Economics and Political Science from Columbia University, USA, and also teach us in Punjab University Law College and Institute of Legal Studies, and written executively in newspapers, and also he is very active in Bar Council. Many judgments have also reported, and this is the introduction of our sir. That and most welcome sir from here. When we joined this national young leaders conference 6 days, then they give me a task to create awareness in our society, then we start this and we individually work in our universities department wise. After that, this is our last session of national wise. We belonging to different provinces, and inshallah further we continue our these type activities with our law studies. So please Shiraz, introduce yourself and continue this session. Thank you. Yes, so thank you so much Salim bhai, thank you so much Samad bhai. So here ladies and gentlemen, here is Shiraz Ali, a last student of Federal Urdu University, and right now I'm going to officially start the Zoom session, and whose title is how can awareness of fundamental rights can reduce crime in society. So sir, first of all जैसे हमने आपको वेलकम किया है, आपको moving towards official question and answer for the session. मेरा सर आपसे यही क्वेश्चन होगा कि awareness of fundamental rights का reduce करने में in the crime, इसका सोसाइटी में क्या इशू हो, इस सोसाइटी में हम इस चीज को कैसे ले सकते हैं, लाइक अवेयरनेस जो फंडामेंटल राइट्स की अवेयरनेस होती है वो क्या क्राइम को रिड्यूस करने में इम्पैक्टफुल होती है या नहीं होती। सो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट एंड देन फंडामेंटल राइट्स को भी आप एक्सप्लेन करिए। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपका क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है और इट्स स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द सेंस कि क्राइम का क्या मतलब है और फंडामेंटल राइट्स की अवेयरनेस का आपका क्या मतलब है। ये फंडामेंटल राइट्स अमूमन इतने फंडामेंटल होते हैं कि सारों को पता है, अगर आपकी राइट टू लाइफ है कि समवन इज नॉट गोइंग टू किल यू, एवरीवन नोस दैट, मगर फिर भी जाके कत्ल हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको नोट करने की है, जो आपने मेरे क्वेश्चन पोस्ट किया है उसके अंदर ये है क्राइम और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या नॉन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अलग चीजें हैं। क्राइम तो होता है पीपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने बनाए हुए हैं, उनकी वायलेशन होना जो फंडामेंटल राइट्स का भी आई मीन एक हिस्सा है, मगर देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स सच एज आर्टिकल 10A या राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है, अगर वो नहीं किसी को सप्लाई किया जा रही तो डज नॉट बिकम अ क्राइम ऑटोमेटिकली। सो इनका जो आपस में लिंकेजेस वगैरह है कि हाउ कैन अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिड्यूस क्राइम इन सोसाइटी, एक लेवल के ऊपर तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल भट्टे पे लोगों को इलीगली पकड़ के ये बॉन्डेड जो लेबर कंसिडर जिसको किया जाता है उनको वहां पे रखा हुआ है मुआहदे के जरिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उनकी लिबर्टी के अगेंस्ट है। ये वायलेशन जब पता चलेगी तो उसके अगेंस्ट अगर उसको रोकने के लिए आपको फर्दर जाके एक्शन लेते हैं तो फिर क्या हाँ वो क्राइम रोका जा सकता है। मगर एक चीज समझाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का पता होना जरूरी नहीं है, उसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ फंडामेंटल राइट्स आर सो फंडामेंटल कि हर बंदे को पता होता है, मगर उसकी दादरसी कैसे करनी है और उसको आगे जाके रुकना कैसे है और उसके अगेंस्ट जो वायलेशन हो रही है उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है, वो फंडामेंटल राइट्स से एक स्टेप आगे आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का कानून के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म्स मौजूद है, दोस आर द मोर क्रूशियल वंस। क्राइम को अगर रोकना है या कंटिन्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम अगर आपने रोकनी है या किसी वायलेशन की सजा दिलवानी है तो वो आप वो मैकेनिज्म के जरिए आती है। वो सिर्फ आपको राइट का अगर पता हो तो एक लेवल के फॉर एग्जांपल एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म ना हो तो ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए कागज के टुकड़े हैं, मगर चूंकि पूरी जो मशीनरी ऑफ स्टेट जो मौजूद है, पुलिस मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और अगर वो एक्टिवली चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी कोर्ट्स और हमारी पुलिस को इतना अच्छा काम नहीं कर रही, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे माशरे के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज्यादा वायलेशन आपको नजर आ रही है। अगर
सख्त से सख्त सजा दी जाती है और हमारा सिस्टम बहुत आसानी से ये इन चीज़ों को एड्रेस करता हो, पुलिस भी बहुत अच्छी हो, तो हाँ फिर उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन क्राइम माशरे के अंदर कम होगा, या कम से कम आपको सजा मिलती हुई जब नजर आएगी तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिटरेंस भी आ जाएगी। बट सिंपली द अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ हर बंदे को पता है। और जब बंदा कोई क्राइम करने के ऊपर आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैंने किसी को कत्ल करना है, अगर मैंने चोरी करनी है, या अगर मैंने किसी को किडनैप करना है, ये सारी चीजें ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, इसलिए मुझे नहीं करनी चाहिए। आइडिया तो ये है कि आपका जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म इनकी प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम्स के अगेंस्ट जो मैकेनिज्म मौजूद है स्टेट का, उसको आर्टिकल 10 ए ड्यू प्रोसेस ये वो सारे के सारे वो क्रिमिनल को भी चंद हकूक वगैरह देते हैं। तो अगर आई मीन एक और देखने में अनफॉर्चुनेटली ये है कि क्रिमिनल्स को शायद हमें हकूक के बारे में ज्यादा पता होता है, आर्टिकल 10 ए आके बार-बार कहते हैं कि हमें ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, हमें गलत पकड़ा गया और ये सारी चीजें एक लेवल के ऊपर हाँ क्राइम को कम भी कर सकता है, मगर डायरेक्ट जो कोरिलेशन आपके सवाल के तरह आई डोंट थिंक इस तरीके से है। अवेयरनेस ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच क्राइम्स कैन बी पनिश्ड, अवेयरनेस ऑफ द मैकेनिज्म, और वो अच्छे तरीके से अगर मैकेनिज्म चलता हो तो हाँ फिर शायद कानून की या रूल ऑफ लॉ की अगर दहशत होगी तो फिर कानून तोड़ने वाले भी नहीं कानून तोड़ेंगे। अदरवाइज कागज पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था से तो आप क्राइम स्टैटिस्टिक्स देख लें वो बढ़ती जाती हैं, वो ये नहीं देखती कि और बड़े बड़े लिखे लोग और जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स वगैरह पढ़े भी होंगे वो फिर भी वायलेट कर लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन कराची और इन जगहों के ऊपर। बिल्कुल सर, अच्छी बात से आपने इनिशिएट किया है। अगर हम ह्यूमन राइट्स को अगर इंटरनेशनल डोमेन पे भी देखें तो वहाँ पे भी उनकी जो मैकेनिज्म इतना इफेक्टिव नहीं है। ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटी बॉडीज हैं वो भी सिर्फ रिकमेंडेशन ही देती हैं, वो बस मॉनिटरिंग रिपोर्ट होती है, उनकी पीरियडिक रिपोर्ट चलती है, इस बेस पर तो एक इफेक्टिव उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो कोई पनिशमेंट भी नहीं कर सकती, वो कर भी नहीं सकती है, स्टेट की सॉवरेनिटी का मसला होता है। लेकिन थोड़ी वक्त कर देती है ना भाई। देखो इराक के अंदर आपने देखा, अफगानिस्तान को तो चलो थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं, इराक के अंदर वैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके यूएन की छतरी के नीचे जाके एक इतनी एट लेंथ एक जंग लड़ी गई वाले फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया और लाखों की तादाद के अंदर इराकी शहीद हुए। मगर एज यू आर सेइंग देयर इज ऊपर हर बंदे को पता था कि इराक इंसान नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और वो ह्यूमन राइट्स बल्कि फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पे अगर आप लफ्ज इस्तेमाल किया वो कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक रखते हैं। ह्यूमन राइट्स जो कि चार्टर ऑफ पीसीएचआर के अंदर जो सारी की सारी लिखे हुए हैं और दूसरे के अंदर यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके अंदर जो सारी की सारी प्रोवाइड किए हुए हैं उनकी तो कभी वायलेशन नहीं रही। अब आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को और यूनाइटेड नेशंस वालों को ये अवेयरनेस नहीं थी फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन उसके अंदर इंटरनेशनल क्राइम अगर आप देखें तो वहाँ पे फिर भी एग्जीक्यूट हुआ। इराक के केस के अंदर आपको नजर आएगा बुश के खिलाफ को जो गलत प्रेमिसेस के ऊपर इराक के ऊपर हमला किया गया उसके अगेंस्ट कोई एक्शन वगैरह नहीं है और आपसे बैठा हुआ है किसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और कोई जवाब वगैरह नहीं है। तो वंस अगेन एज यू कैन सी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चीजें वगैरह हां उसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज वगैरह है, ऑपोजिशन है, मगर उस ऑपोजिशन के बावजूद इराक के ऊपर हमला किया और यूएन की छतरी के नीचे किया गया, रेजोल्यूशन के तहत किया गया। Yeah, exactly, sir. That's happening in the society and in the world as well. Sir, next question जो हमारा वो था वो आपके साथ यही था कि फंडामेंटल राइट्स पे होने के बावजूद भी पाकिस्तान का अगर हम देखें, आपने अभी वर्ल्ड वाइड एग्जांपल दी, सर इंप्लीमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? लाइक आपने एक और भी प्रेसिडेंट का आपने हवाला दिया आर्टिकल नंबर 10 का राइट टू फ्री ट्रायल। सर उसके लिए भी मोस्टली जो विक्टिम जो होते हैं अपने ऑफेंसेस जो ऑफेंडर्स होते हैं सर वो उनका आर्टिकल नंबर 10 का हवाला देकर एंड देन दे आर टेकिंग टू राइट टू मीन को रेमेडीज ले जाते हैं। सो इस चीज को सर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इन पाकिस्तान द होल वाइड लाइफ? भाई देखिए आर्टिकल 10 ए के अंदर अगर लिखा हुआ है तो हर इंसान हर बंदे का वो राइट है। आपको नहीं पसंद होगा जिस बंदे ने कत्ल किया या जिस बंदे ने आपके मुताबिक जो गिल्टी है वगैरह ही स्टिल हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस, ही स्टिल हैज टू जो आप और फंडामेंटल राइट्स का ये मतलब नहीं होता कि दे आर ओनली अवेलेबल टू द पीपल यू लाइक। फंडामेंटल राइट्स अगर हैं तो आपसे जिन बंदों को देख के आपका खून भी खोलता हो उनको भी आपने फिर हक देना है, उनकी आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करनी है। अगर आपने रूल ऑफ लॉ वगैरह का सारा सिलसिला वगैरह रखना है, कानून अपने हाथ के अंदर नहीं लेना, तो फिर देन यू आर सपोज्ड टू पूरे का पूरा प्रोसेस करके, अगर प्रोसेस आहिस्ता है, प्रोसेस में कोई मसला है और बेशुमार मसले वगैरह हैं, बंदे छूट जाते हैं। क्विटल पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग्स आई सी इज हाई कोर्ट के अंदर मर्डर बिल लगती है 20, 19 या 20 से क्विट हो जाते हैं बंदे। 19 या 20 मर्डर तो हुए थे मगर हर जगह के ऊपर वो कहने का फायदा वगैरह लेके अगर चले जाते हैं तो ये सिस्टम की वीकनेस है। फंडामेंटल राइट्स का भी पता है, इन्वेस्टिगेशन का भी मामला वगैरह हैं, तो व्हाट नीड्स टू बी डन है क्योंकि आप हकूक नहीं खत्म कर सकते, आप अपने सिस्टम को बेहतर करवा सकते हैं जिसके तहत आप बेहतर इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके तहत आप बेहतर अपने प्रोसिक्यूटर्स रखें, उनके मटेरियल्स उनकी सपोर्ट के अंदर फोरेंसिक साइंस वगैरह को आप यहाँ पे अंदर लेके जाएं, गवाहों को प्रोटेक्शन दें, विटनेस प्रोटेक्शन का सिलसिला होगा। आई वुड नॉट एग्री विद कि वो मुसलमान जो हैं उनके आप खत्म करते हैं। दूसरी इस कमिंग आप सी द फ्लिप साइड ऑफ दिस कॉइन एज वेल। मर्डर अगर कोई एक बंदा करता है या किसी की है या कोई इस तरीके से वो सारे के सारे खानदान को जो बंदा शहर के अंदर मौजूद नहीं था उसका वो वाला भाई भी डाल देते हैं, उसको भी चाचू डाल देते हैं, उसको ये भी सारे के सारे डाल के कर देते हैं। तो द रीजन आर्टिकल 10 ए इज कि इनोसेंट बंदा भी कोई ना कोई इसके अंदर ही हमारे सिस्टम के अंदर ना खराब हो। और द वे आवर सिस्टम इज गेयर्ड इज कि बेशक गिल्टी बंदा एक छूट जाए मगर इनोसेंट बंदा कोई नहीं इसके अंदर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारा सिस्टम चल रहा है इनोसेंट बंदे ही यहाँ पे बड़ा बंदा खास तौर पे कमजोर बंदा सबसे ज्यादा उसको सबसे सख्त सजा मिल जाती है। और जो अमीर होता है या जो अच्छे वकील अफोर्ड कर सकता है या जो अच्छे पुलिस वाले अफोर्ड कर सकता है वो अपने सिस्टम के जो लूप होल्स वगैरह उनको इस्तेमाल करके निकल जाता है। तो वहाँ पे सही सीरियस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है मगर उसके लिए सिस्टम को आपको बेहतर करना पड़ेगा। यू डोंट गो एंड टेक अवे राइट्स फ्रॉम द विक्टिम्स क्योंकि उसके अंदर इनोसेंट बंदे भी बेशुमार होते हैं और हो भी सकते हैं। सर आपने मतलब राइटली पॉइंट आउट किया सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन में हमारी यूनिट है। पाकिस्तान ने जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई किया हुआ है और अभी तक उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो आर्टिकल 4 है वो बाकायदा ये कहता है कि तमाम जो भी स्टेट पार्टीज हैं उसको पेनलाइज करें और पाकिस्तान ने अभी सिर्फ उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हद तक रखा हुआ है। हमारे आर्टिकल 14 के जो क्लास 2 है वो कहता है कि नो वन विल बी बिल्कुल, लेकिन आज तक हमने उसको पेनलाइज नहीं किया है। हम बस कस्टोडियल रेप का हमने बिल पास किया, अभी सेनेट में रिसेंटली हुआ है, ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट टॉर्चर भी हुआ। तो आपने जो बात की है बिल्कुल ऐसी बात वही कि हमारा मैकेनिज्म का सिस्टम अभी तो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर हम टॉर्चर को पेनलाइज करते हैं तो फिर जो इनोसेंट है वो कभी भी जो है ना वो कन्विक्टेड नहीं हो सकते हैं। ये इनोसेंट जितने भी उनकी कन्फेशन होती है वो ज्यादा टॉर्चर की वजह से टॉर्चर पेनलाइज नहीं है तो हमारे इन्वेस्टिगेटिव लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं वो दबा के टॉर्चर करते हैं और जिस बंदे ने जुर्म न भी किया होता है वो भी कन्फेस कर लेता है टॉर्चर की वजह से। तो इसकी वजह से मतलब क्या आप क्या कहते हैं कि हम इसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस पाकिस्तान के टॉर्चर अगेंस्ट ये बहुत अलार्मिंग हमारी
है पाकिस्तान के अंदर गिवन आप दूसरी जुरिस्डिक्शन आई डू नॉट बिलीव कि टॉर्चर की इतनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जो दूसरी आपको ममालिक वगैरह के अंदर थर्ड वर्ल्ड में नजर आती है। यहाँ पे सुपरविजन और ओवरसाइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट के सामने भी बंदे को प्रोड्यूस किया जाता है, वो वाली प्रोटेक्शन अभी भी मौजूद है जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 24 घंटे में आप प्रोड्यूस करेंगे। आई डू नॉट बिलीव कि यहाँ पे हाँ इसके अंदर टॉर्चर इज नॉट दैट सीरियस प्रॉब्लम एज इज की पुलिस मिल जाती है। पुलिस अपने पैसे बनाने के लिए एक के ऊपर दूसरे के ऊपर मार डाल देती है। वहां पे जाके द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस इज फ्री लीगल एड। और वहां पे जाके मैं आपको कहूंगा वो वाले उस नौयत के जो क्राइम्स हैं कि इनोसेंस को यहाँ पे डाला जा रहा है, वहां पे अवेयरनेस और वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रेमेडी एंड वहां पे एनजीओज, वहां पे मुख्तलिफ जो बॉडीज हैं वहां पे उनका रोल काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। सो यस, अगर टॉर्चर वगैरह है उसके लिए आपको पुलिस वाले को दबाकर सजा देनी चाहिए और वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। यहाँ पे तो मर्डर वगैरह एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग वाले जो होते हैं उनको स्टार्स बना के आप यहाँ पे पेश करते हैं, जो है कोर्ट से बाहर उन्होंने जो मर्डर्स वगैरह किए होते हैं। कई दफा तो गवर्नमेंट भी लगता है कि सैंक्शन करके जो बंदे को कोर्ट से सजा वगैरह नहीं दिलवा सकते, वो तमगे के तौर पर आपको सोशली अगर आप उनके साथ बैठ के बता दें कि हमने तो ये किया था या वो किया था, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट यस आई डू एग्री विद यू कि अगर किसी को कोई टॉर्चर किया गया है और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी है, टॉर्चर अपनी साइड के ऊपर सिस्टम भी है, सिस्टम के अंदर किसी को पर्चा करवा दो उसकी नस्लें तबाह हो जाती है और बाद में अगर वो इनोसेंट होता है फिर दूसरी पार्टी में जिसके ऊपर पर्चा जिसने करवाया उसके ऊपर होना चाहिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की सजा होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे रीत नहीं है, टॉर्ट की भी रीत नहीं है। अगर किसी को डैमेज वगैरह हो जाता है कॉम्पेंसेशन भी होनी चाहिए। सो आप सही कह रहे हो। आई मीन बंदे को आप पकड़ के उसकी बेल वगैरह मर्डर के मुकदमे में आप किसी को नॉमिनेट कर दो, 6 बंदों को वहां पे नॉमिनेट खानदान वगैरह को कर दो कि बेल ही नहीं होगी, 6 महीने साल 2 साल तो वैसे ही गए इनोसेंट बंदे के। सो टॉर्चर होना हो वगैरह सर, मतलब कि हमारी सब जो लेजिस्लेशन है वो भी इस वक्त मतलब कि अभी लेकिन अभी सेनेट से तो बिल यूनानिमसली पास किया था। वो अभी शेला रज़ा ने उसको शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने, लेकिन अभी नेशनल असेंबली में वो बिल आता है तो गायब हो जाता है हमेशा। जिस तरह मिसिंग पर्सन का बिल है उसके बारे में शीरी मज़ारी ने खुद वो किया कि वो भी मिसिंग है। हालांकि मिसिंग पर्सन का तो ये केस कॉर्पस भी है, उसके अलावा जो है ना किसी को आप डिटेन नहीं कर सकते। इलीगल डिटेंशन के खिलाफ हमारा एक राइट है जिसका आपका 24 आवर्स जो है ना मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना चाहिए। अगर नहीं किया जाता है गुआंटानामो बे क्या चीज है भाई? ये इंटरनेशनल एक प्रॉब्लम है, आई एग्री विद यू ऑन दैट। एज यू विल सी गुआंटानामो बे और इरिटेशन वगैरह अमेरिका के अंदर ये सारे का सारा है जहां पे आप टेररिस्ट वगैरह और इस नौयत की जो चीजें वगैरह आ रही हैं, हाँ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें वगैरह करती नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जाते हैं वगैरह। बट ये अक्रॉस द बोर्ड ये अनफॉर्चुनेटली ये एक रीति यहाँ पे मिसिंग इज एक्सट्रीम ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे किसी के फैमिली के अंदर उसको बताते तक नहीं है उस बंदे के साथ अल्टीमेटली क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कभी कभार इंटरफेयर करती है और जब इंटरफेयर करती है तो कई बंदों को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। आई बिलीव अलग भी शायद एक कमीशन बना हुआ है। बट यू राइट, आर यू पॉइंटिंग आउट कि ये जो मामलात वगैरह हैं दे वेरी सीरियस। और आई मीन राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी शुरू में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स में इसीलिए आते हैं बिकॉज़ दे प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एज वेल और उनकी वायलेशन आर वेरी वेरी ग्रीवियस। लाइक जैसे कि आपने मिसिंग पर्सन के इशू को यहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया, तो सर अगर पर्सन इज मिसिंग आउट और उनकी फैमिली के पास फिर क्या रेमेडीज होती हैं? लाइक हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर वो ऐसी क्या चीज करेंगे वो अपने जो उनके हैं उनको वापस लाएं? लाइक ये तो अभी देखो हेबियस अगर आप आइडेंटिफाई करते हो कि बंदा कहां पे है या किसी इलीगल कस्टडी के अंदर है फिर तो आपके पास आर्टिकल 199 के अंदर हेबियस कॉर्पस की मौजूद है। अगर स्टेट एजेंट्स और जो स्पेशल आप इसके इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास भी डायरेक्ट आपकी रेमेडी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक कमीशन भी है बिलीव बना हुआ है फॉर टू डील विद मिसिंग पर्संस एज वेल। अब मिसिंग पर्संस की कैटेगरी के अंदर कौन बंदा आएगा किस तरीके से वो अलग चीज है, बट उस कमीशन की वजह से विश्वास मंदिर प्रोड्यूस नहीं हुए हैं जर्नलिस्ट वगैरह ब्लॉगर्स एंड एवरीथिंग। शिराज, चूंकि यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन जो है वो नहीं है जूम में, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मौका दीजिए क्वेश्चंस का, और अगर चैट में है वो भी आप हैंडल कर लें। और सर और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हमारी कोशिश ये क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है टॉपिक रिलेटेड अगर डिस्कशन हो जाए तो अच्छी बात है। सर आज के जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया वो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस में सेशंस में ये कहा जाता है कि जुडिशरी जो है या जो लॉयर्स हैं उनकी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में नहीं है। बेटरनेस जो सोसाइटी की है उसमें उनका इतना रोल ह्यूमन राइट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर उनकी अवेयरनेस हो तो हमारी सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है, उसमें क्राइम की रेशो कम हो सकती है। इसके बारे में अगर आप कुछ रहनुमाई करवाएं। राइट, एक हद तक ये था दिस फ्री मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। आपके वो आया हुआ है मैसेज आ रहा है सुपर बाय द वे कि 10 मिनट ऑलरेडी वो टाइम इशू आ रहा है। दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं जूम इस तरह होता है सर, वो उनकी अपनी एक टाइमिंग है। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूं। ओके, आंसरिंग ये क्वेश्चन कि हां जितनी की जा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो आपको यहां पे नहीं नजर आता, मगर आसमा जहांगीर साहिबा उनकी जो ह्यूमन राइट्स के एचआरसीबी मुख्तलिफ एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वकीलों के साथ ही बेशुमार मौजूद भी हैं। हां और ज्यादा काम किया जा सकता है मुफ्त में। वो बार काउंसिल्स जो कि आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वहां पे लीगल एड की भी कमिटीज वगैरह मौजूद है जो कि सीरियस नौयत के मुकदमों के अंदर दे डू हेल्प आउट। बट आई टेक योर पॉइंट, और ज्यादा काम करने की जरूरत है। वकीलों का ये काम नहीं है कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या वी आर नॉट पार्टी जो कि बाहर जाके इस तरीके से पब्लिसाइज वगैरह करे। हां हम एक हद तक अपने मुकदमों के जरिए और अपनी जो चीज मुकदमे बहस वगैरह करके उनके जरिए अवेयरनेस वगैरह करते हैं। बट आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन जो कि एनजीओस कर सकते हैं या सोशल के एक्टिविस्ट जो काम वगैरह कर सकते हैं प्रोएक्टिवली आगे जाके टू व्हाट एक्सटेंट अ प्रोफेशनल लॉयर इज एक्चुअली एबल टू डू इट। हम तो अपनी बीच में सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं और आप जैसे अपने फोरम्स पे यहाँ पे बुलवाते हैं, यहाँ पे दिस इज अस गिविंग आवर शेयर टू दिस फाइट एज वेल। यहाँ पे साथ बैठ के यहाँ पे सुपर बात वगैरह कर रहे हैं और जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है वो आपसे शेयर भी कर रहे हैं। Yeah, so guys, just we have 8 to 10 minutes remaining. So अगर ऑडियंस में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है so they are most welcome to ask it with our guests. तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे चैट में अपना क्वेश्चन सेंड कर दे, यहाँ पे हैंड राइज करके आपको चांस दिया जाएगा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने माइक अनम्यूट करके आपको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इफ एनीबॉडी पूछना चाहें। जी सर, आज की जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा मैं टॉपिक से और रिलेट करना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा और ब्रीफली डिफाइन करें कि अगर फॉर एग्जांपल हम अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जो है राइट्स हमारे या जो लॉज है उसके मुताबिक, तो क्या आपके मुताबिक जो है वो जो है जराइम कम हो जाएंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि कहा जाता है कि जो इलिटरेसी रेट है उसकी वजह से भी जिनके लोगों को नहीं पता लॉस का तो वो अपने राइट्स के लिए जो वो कोर्ट की तरफ नहीं आते। इस तरह बहुत सारे इशूज हैं जो टॉर्ट से रिलेटेड भी हैं जो वो फाइल नहीं होते।
भाई आपको मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल एंड बेसिक, और हर बंदे को उसको पता है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उनको सारों को पता है कि कत्ल उसको नहीं किया जा सकता, उसका बाजू नहीं तोड़ा जा सकता, उसको पकड़ के बंद करके नहीं किया जा सकता। आगाही आपको फंडामेंटल राइट्स, हाँ वो भी आप जिक्र करेंगे टॉपिक के अंदर भी, मुझे यही थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन थी, यू शुड बी टॉकिंग अबाउट रेमेडीज। उन लोगों को आगाह ये करना है कि भाई तुम्हारे साथ अगर ये चीज होगी तो तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगी तो ये एनजीओ तुम्हें हेल्प कर सकती है, इलीगल कस्टडी के अंदर तुम्हें तुम्हारे फलां बंदे को रखा हुआ तो तुम इस तरीके से ये मामला सारे कर सकते हैं। यू हैव टू टॉक नॉट अबाउट फंडामेंटल राइट्स, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दोस फंडामेंटल राइट्स। वो हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो एसएचओज एमएनएस ये वो वगैरह वडेरा ये सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको जब तक आप रेमेडीज अवेलेबल नहीं करेंगे, हकूक तो उनको मालूम है सारे के सारे दोस्तों ज्यादातर, और उनको भी पता है कि थानेदार के पास जाना है, मगर जब तक आप ये रेमेडीज उनके लिए बेहतर नहीं करते, तो ये कागज, ये जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं कागज के टुकड़े हैं, पीपीसी सीआरपीसी, पीपीसी डजंट वर्क अंटिल एंड अनलेस द सिस्टम वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद जो चीजें उसकी एनफोर्समेंट के अंदर लॉ के अंदर लिखी हुई हैं। सो आपको मैं यही बीच में पॉइंट आउट कर रहा था दोबारा कि क्राइम वगैरह इन वजह से किसी मर्डर करना है तो मर्डर करना है, उसको पता है कि मर्डर करना गलत चीज है, इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द पीपीसी एज वेल, मगर वो फिर भी करता है, चोरी नहीं करनी चाहिए मगर फिर भी करता है। तो ये सारी की सारी चीजें मगर आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट आपकी इस चीज की अवेयरनेस होगा, मगर अंटिल एंड अनलेस यू इंप्रूव द सिस्टम, अंटिल एंड अनलेस हाँ आप रेमेडीज का लोगों को बताएं, आप जाके उसके सामने 2 घंटे का लेक्चर दे दें कि भाई तुम्हारे ये हकूक है कि तुम्हें कत्ल ना किया जाए, तुम्हारे ये हकूक है कि तुम्हें ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली सिस्टम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, किधर जाना है, किसके पास है, किस नंबर के ऊपर जाना है, कहां रिपोर्ट लिखवानी है, पैसे कहां से आएंगे, किस तरीके से होगा सस्ते के अंदर, द सिस्टम डजंट वर्क अंटिल एंड अनलेस चीप एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज एनफोर्स्ड थ्रू आउट द सिस्टम, और उसकी आगे आप देंगे दैट इज द वे नॉर्मल पीपल आम बंदे का इस तरीके से आप क्राइम्स को अगर आपने रोकना है या क्राइम्स की सजा देनी है, या अगर एक क्राइम बदस्तूर हो ही जा रहा है कि उसको पकड़ के अंदर रखा हुआ, तो उस क्राइम को खत्म करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, रोकने के लिए ये लीगल कस्टडी में रखा हुआ है, क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उनकी आगाही ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट कि फंडामेंटल राइट्स है भैया आपके। Yes, sir, I do agree with you. So, if anybody else जो audience में से questions करना चाहे, they are most welcome to ask it. Yes, anybody? सर ये सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत जो है इसको भी हाईलाइट करने हैं, जो शुड लॉ स्टूडेंट बी इन्वॉल्वड इन सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी क्या चीज होती है, पार्टी शार्टी खाने के बाहर को पता जाना क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वेलफेयर की आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि एनजीओस वगैरह बना के लोगों को क्या हकूक दिलवाने चाहिए कि नहीं? सर ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटी जितनी भी होती है, इनके कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार जो वो ज्वाइन करके उसमें जैसे हैरेसमेंट हो गए या वुमेन राइट्स हो गए, इसके मतलब जो है वो आगाही फराहम करना, या और भी एक्टिविटीज जैसे कि हमने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, तो वो आपके ख्याल में ज़्यादातर हमें लोग ये कहते हैं कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स पर ही फोकस करें, एकेडमिक्स पर ही फोकस करें, तो आप इसके बारे में क्या राय है? आपने अपनी लाइफ में कोई सोशल एक्टिविटी की हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। यार बेशुमार की हैं आप, 2-3 चीजें आपको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इब्तिदा के अंदर वो आपको दुरुस्त कह रहे हैं, आप एक तो आप जाके मुकदमा तो कर नहीं सकते, आप बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं मौजूद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ आपको अपनी स्टडीज के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, मगर वो कहते हैं कि जी किसी ने कहा था कि जी ड्यूरिंग माय यूथ आई थॉट आई कुड चेंज द वर्ल्ड, और मैं एंड एट टाइम्स आई वाज ट्रू एज वेल। जिस टाइम के ऊपर जिस उम्र के अंदर एनर्जी है बंदे के पास, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट बाय ऑल मींस बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन स्टडीज, आप अभी तक करप्ट नहीं हुए, आपने अभी तक सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ, आप अभी भी आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू एनकरेज ऑल द यंगस्टर्स कि आप अपना हिस्सा वगैरह करें, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी एबिलिटी इन द सिस्टम इज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, मगर आप कम से कम अपनी मोटिवेशन के जरिए इस मामला को हाईलाइट तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स आप पॉइंट आउट वगैरह तो कर सकते हैं। सो यस यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, मगर साथ अगर आप सोशल है इनजस्टिस आपके सामने नजर आ रहा है, आपकी आंखें किसी बंदे की बतौर इंसान आपको नहीं बंद करनी चाहिए, और यू शुड बी प्रोएक्टिव अगर आपको ये अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती है। ये तो किसी भी पॉजिटिव सिटीजन, आप यंग हो, ओल्ड हो, स्टूडेंट हो, जो है आपकी ऑब्लिगेशन है, और हमारा अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी मुल्क की ही ये है कि वी डोंट स्टैंड अप, और हम कहते हैं कि जो सारी की सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं वो ज्यादा उम्र के अंदर जाके ज्यादा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि सिस्टम इस तरह ही है तो चल लेने दें, हम अपना हिस्सा बचा के अपनी जान बचा के कोने के ऊपर होकर बैठ जाते हैं। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, एवरीवन हैज टू डू देयर ओन शेयर, otherwise what's the point of being alive, or if you're not Yes sir, exactly. Thank you so much for appreciating youth activities sir, and right now just we have 1 minute, so हम ये कहेंगे कि हम आज का सेशन को एंड कर दें, because that was a YLC project, and YLC project के मुताबिक and we just हमने आगाही प्रोवाइड की है like in the way of Zoom sessions, and like जितना हमने किया हुआ, like we have submitted the initial report, the middle report, and then the final report we are going to submit them by doing this Zoom app, and yes if you guys want to do it again, actually by the way, दोबारा से जीरो से अगर शुरू करना चाहते हो भी वगैरह, आप दोबारा लिंक we can come back, I can come back as well right now if you have any you mind of you excuse me yes समझ भाई जी अमीर भाई सर जी सर आई थिंक इज देयर सर क्या नहीं सर आपने एक बेहतरीन नुक्ता मतलब कि वो छेड़ा के मतलब कि अगर ह्यूमन राइट्स की जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो वो ओवरऑल हर बंदे को है कि भाई मेरा राइट है ये और जो सबसे बेसिक चीज़ होती है इन्फ्रिंजमेंट के बाद आपकी क्या रेमेडीज़ हैं, तो इन रेमेडीज़ पर आप थोड़ा सा प्रोसीजरल बात करें लीगल पर्सपेक्टिव के तहत, क्योंकि सारे लॉ के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या कोई लेमैन हैं तो थोड़ा सी प्रोसीजरल वे पता चलता है। हैबियस कॉर्पस मतलब ये है कि 199 के तहत हम हाई कोर्ट को भी आजकल ये रिस्ट्रिक्शन हासिल है, सुप्रीम कोर्ट के भी कहीं पे भी आपका राइट इन्फ्रिंज होता है, जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सीपी दे देते हैं कोई। एक चीज आपको मैं पॉइंट आउट करूं, क्रूशियल चीज है क्राइम्स, पीपीसी आई थिंक दैट कवर्स मोर देन आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उससे ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं। हाँ अगर कोई बंदा उठा के गायब हो गया है या आप किसी को ले गए हैं या अगर स्टेट आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले रही तो आर्टिकल 199 वहां पे आता है। अदरवाइज अगर फंडामेंटल राइट्स को आपने इन्फोर्स करवाना है और क्राइम्स की खासतौर पे जो आपने अपने टॉपिक में बात की है वो आपको क्रिमिनल लॉ को और से देखना होगा और वहां से आपने सारे आगाही वगैरह करनी है। हर चीज का जवाब रिट पिटिशन नहीं है।
रिट पिटिशन के अंदर तो अगर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर गलत है या एनी पर्सन आर्टिकल 199 की बात कर रहा हूँ या पब्लिक इंटरेस्ट की अगर कोई है का क्वेश्चन है, वो सुप्रीम कोर्ट के चंद मामलात के अंदर जाता है। मगर मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए डे टू डे जो वायलेशंस हैं या डे टू डे जो क्राइम्स हैं, उनके लिए यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सीआरपीसी एंड पीपीसी। सो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, मगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्राइम्स और क्राइम्स के अंदर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी सिग्निफिकेंटली आ जाते हैं, तो वो आपको जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोड का है, और आई मीन आपका सिविल, अगर आपके सिविल राइट्स भी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अगर आपकी जब्त की जा रही है, माइट नॉट इवन बी अ क्राइम, आपको सिविल के प्रोसेस के अंदर सिविल कोर्ट वगैरह के भी होंगे, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके बारे में आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। बट हाँ, आर्टिकल 199 भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन मौजूद है। सर बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है तो वो वैसे मर्ज्ड है, लेकिन मैं इसको जनरल अगर वर्ड से देखूं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, तो कहीं पे आप गवर्नमेंट कोई भी इदारा है तो उससे आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ नहीं होती है और आपको प्रोहिबिट किया जाता है, या मतलब कि एक अनरीजनेबल जो प्रोलॉन्ग किया जाता है आपके मैटर को, तो उसमें क्या मतलब हम हाई कोर्ट को जो है ना उसकी मुदाखलत करवा सकते हैं थ्रू 199। लाइक तोशाखाना केस इज गोइंग ऑन, उसका अलग कानून मौजूद है नहीं, सॉरी सर, लाइक तोशाखाना, आई थिंक द केस राइट टू right to information about Toshakhana wala, I'm not very aware of the facts of the case here, so I can't really comment. बट हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपका ये हर प्रोविंस के अंदर कानून वगैरह बन गया हुआ है। इंडिया के अंदर तो अगर आपने किसी को करना हो तो इट्स वेरी प्रोएक्टिव और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वो लॉ के अंदर भी चंद फ्लॉज हैं और पाकिस्तान के अंदर इतना प्रोएक्टिवली नहीं किया जा रहा। बट इट इज़ योर फंडामेंटल राइट टू गेन एक्सेस, और वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे जो पाकिस्तान में होता है वो रोका जाएगा। सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप थोड़ा सा बात करें, मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डोमेन में बहुत सारे, मतलब कि हर बंदा कहता है कि मेरी आज़ाद इज़हार राय है, तो वो उसमें जो है ना उसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है, फिर वो आईसीसीपीआर का वाला देता है। नहीं, एक सेकंड, फ्रीडम ऑफ किसको कहते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अगर आप आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच से सेम थिंग है। अगर आप उसके ऊपर जाके बीच में आर्टिकल अगर आप एग्जामिन करें तो देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस एज वेल। You cannot go ahead and just defame anyone. You cannot go ahead and baselessly सारे का सारा करें। तो हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सारे के सारे राइट्स वगैरह मौजूद हैं। बट इन एडिशन टू आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर सारे का सारा इट इज अ क्वालिफाइड राइट एज वेल। वो आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 अगर आप देख लो तो उसमें लिखा है एवरी पर्सन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement of an offense। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये फंडामेंटल राइट इज़ नॉट जस्ट एन एब्सोल्यूट राइट कि आप जो कहना चाहें सच बोलें झूठ बोलें। अमेरिका में फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट अमेंडमेंट वहाँ पे जाके राइट्स जिसकी बात करें, वहाँ पे चंद जस्टिस ब्लैक वगैरह की इंटरप्रिटेशन ये है कि इट मीन्स कि जो मर्जी झूठ भी बेशक बोल दो। मगर अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल वहाँ पे फिर चंद जजेस ने ये भी कहा इट डजंट मीन कि आप जाके आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कि जी एक भरे बाजार के अंदर या भरे फिल्म सिनेमा में आप जाके फायर चीखना शुरू कर दें और लोग वहाँ पे अफरा तफरी मच जाए और एक दूसरे को चोटें वगैरह लग जाएं, लोग मर जाएं वहाँ पे इस तरीके से, तो वो वहाँ पे वो यू कांट जस्ट टर्न अप एंड से कि जी मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं जो मर्जी कहता रहूँ, सच कहूँ झूठ कहूँ, इस तरीके से। सो इट्स अ क्वालिफाइड राइट। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वायलेट भी होता रहा है। सोशल एक्टिविस्ट ख़ास तौर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेस वगैरह के अंदर भी दबे लफ्ज़ों में बातचीत वगैरह करते रहते हैं। बट ये देयर हैव बीन इंस्टेंसेस whereas the state जहाँ पे state और organs of the state have been violating fundamental rights as well। freedom of speech के नुक्तों पे censorship भी है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स ब्लॉकेजेस, ये इंडिया की आप कोई भी वेबसाइट यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते पाकिस्तान से। इंडिया के अखबार भी अगर आप देखना चाहें या और ये सारे के सारे और भी इंटरनेशनल हैं, तो वो आई मीन इट्स एन ऑनगोइंग स्ट्रगल हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में।
सर अगर इसी बात को देखा जाए कि आर्टिकल फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 16 एंड 17, तो ये ज़्यादातर जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं इनको अरेस्ट किया जाता है, तो सर ये क्यों प्रोटेस्ट किया जाता है? धरना भी तो हुआ था और सारे के सारा गवर्नमेंट भी तो सारी की सारी चेंज हुई थी वो तो आई थिंक, और वहाँ पे शीशे भी टूटे थे, लड़ाई मारकुटाई वगैरह भी हुई है। तो यहाँ पे किस नौयत के ऊपर यहाँ पे अगर देखिए अगर सेक्शन 144 लगा हुआ है और आप अनलॉफुल वहाँ पे असेंबली कर रहे हैं या कोई चीज वगैरह, तो द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। ये फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, इट इज नॉट एन अनक्वालिफाइड राइट कि आप बैठ के ये कर दें। आई मीन आई टू वन एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल माल रोड ब्लॉक कर देते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह है, मगर माल रोड आप लाहौर के अंदर आप ब्लॉक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं बैलेंस करने के मामले, पब्लिक एट लार्ज के हुकूक और लिटिल सेगमेंट के कि नहीं जी हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो दिस इज स्टफ दैट इज एन ऑनगोइंग थिंग, लेकिन ये राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हुआ। छोटी सतह पर अगर सर आर्टिकल 8 सॉरी यस सलीम कैरी ऑन। इसमें क्या अगर छोटी सतह पर थोड़ा सा देखा जाए, जो सोसाइटी के मैटर्स होते हैं या उनकी डिमांड्स होते हैं, उनके लिए जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो जब वो थोड़ा बहुत दबाव पर आते हैं तब वो जाके अरेस्ट करते हैं, जबकि उनकी डिमांड्स रिकॉर्ड नहीं किए जाती हैं, मान नहीं लिए जाते, खास कर ये हमारे इस टेन्योर में। वो डिपेंड करता है वेरियस पीपल हाउ दे रिएक्ट वगैरह। अरेस्ट करके इसके बाद अगर छोड़ दिया जाता है या वैसे कर लिया जाता है, काबिल खुसूस ऑपोजिशन के ऊपर तो इस गवर्नमेंट का बेशुमार वगैरह इताब वगैरह रहा है, और वो भी हम देखते रहते हैं कि जी FIRs ये वो वगैरह। एज आई एम सेइंग इट्स एन ऑनगोइंग स्ट्रगल। एक हद तक यू हैव टू फोर्स द लिमिट्स ऑफ द लॉ, वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट वगैरह करके, और एक तरीके से आप खुद भी धक्का लगाते हैं, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू बिकम अ न्यूसेंस नो वन इज गोइंग टू पे अटेंशन टू यू। अदरवाइज तो वो ये हो सकता है कि आपके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कोना बना दें जहाँ से आम बंदे की जिंदगी वगैरह के ऊपर कोई असर वगैरह ना हो। तो ये टेंशन हमेशा ही रहती है। गवर्नमेंट्स वगैरह किसी गवर्नमेंट को भी ये नहीं पसंद, या वो टॉलरेंस वगैरह इतनी नहीं होती कि जी उसके खिलाफ मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह लोग कहते रहे और वो चुप करके बर्दाश्त करते रहे। सो ये होता है, बट इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस दोनों साइडों से। सर जैसे आपने कहा कि आर्टिकल 144 के मतलब जहाँ पे निफाज हो उसका, तो वहाँ पे आप अनलॉफुल असेंबली नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, अनलॉफुल असेंबली तो वैसे भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन मैं बात करूँगा आर्टिकल 8 की। तो आर्टिकल 8 में तो वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो मंदरजा झेल जो भी बुनियादी हुकूक हैं उनको डेरोगेट नहीं किया जाएगा, और सिवाय चंद के, और वो भी इसी आइन के तहत। और इसी आइन की जो शिक है 232 वो ये बताती है कि इमरजेंसी के निफाज की सूरत में जब सदर मुमलिकत जो है ना इत्मीनान रखता है और इमरजेंसी का ऐलान करता है, तो चंद जो राइट है जो कि जिसको डेरोगेबल राइट्स कहते हैं, जिनकी डेरोगेशन पॉसिबल है, लेकिन कुछ राइट्स तो ऐसे हैं जो कि सस्पेंड किसी सूरत नहीं हो सकते, आइदर इन द सिचुएशन ऑफ वॉर और इन द सिचुएशन ऑफ पीस। लेकिन सर राइट्स की जो डेरोगेशन है आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 144 के निफाज के बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि आइन तो कहता है 232 इमरजेंसी सेक्शन 144 आर्टिकल 144 वगैरह वो लॉ में वेल एस्टैब्लिश्ड है। उसके अगेंस्ट वंस अगेन असेंबली के लिए कौन सी असेंबली लॉफुल होगी, कौन सी अनलॉफुल होगी, एज आई एम पॉइंटिंग आउट, व्हाटएवर आपकी फ्रीडम ऑफ आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ असेंबली का आर्टिकल आपका राइट वायलेट किया जा रहा है, चले एक दफा बैठ के पढ़ लेते हैं। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. लॉ अलाउ करता है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो अगर लगाते हैं और वो कहते हैं कि इतने बंदे नहीं होंगे पब्लिक ऑर्डर के लिए, ये जरूरी है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल खुद अलाउ करता है। तो वायलेशन किस चीज की हो रही है? जो कि जबकि आर्टिकल खुद कहता है कि कानून के मुताबिक ये अलाउ किया जाता है अगर लीगल प्रोसेस फॉलो अप करके। हाँ ये दुरुस्त है, आप जाएं पहले सेक्शन 144 की अगर रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं है तो आप जाके कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश करें कि जी ये गलत लगाया गया, नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फिर अगर कोर्ट कहता है हाँ जी नहीं लगना चाहिए और ये गलत इन सर्कमस्टांसेस में इनको अलाउ किया जाए, तो वो फिर अलाउ किया जाता है आपको असेंबली के लिए अलाउ और प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वंस अगेन
लॉ जो चीज अलाउ करता है, अगर वो पावर कोई एक्सरसाइज करता है, उसको जब तक इलीगल नहीं डिक्लेयर करवाएंगे तो वो लीगल है, अगर कोई Alright. लिमिटेशन वो लगाते हैं। Alright, sir. So, if anybody else जो question करना चाहे lastly, because otherwise we are running with a short of time and we should right now हमें session end करना चाहिए because 1 hour हो चुका है. So, can I end it, sir, with the permission of yours? यार आई एम फाइन, आई एम हैविंग फन। तो आपका जितने सवाल करना चाहोगे मैं तो जवाब देता रहूंगा। Thank you so आई एम much. एंजॉयिंग इट। मैं तो किसको कहते हैं, 2-2 3-3 घंटे हम लेक्चर देते हैं वैसे तो। Exactly, sir. पार्टिसिपेंट में से Yes, अगर पार्टिसिपेंट में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। Yes, so if anybody else, otherwise I will end it. With moving towards Yes, the Salim, यार before ये you लहदा बात है कि end, खाने का वक्त so- हो गया हुआ है। yeah, exactly, sir. सारों को लगता है भूख लगी हुई है कि असल में ये खाना नहीं सर, खाना भी असल में फंडामेंटल राइट है, खाना खाना भी फंडामेंटल राइट है, उसकी वायलेशन नहीं होनी असल में चाहिए। सर हम सर- आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने अपने कीमती वक्त में से और बगैर किसी जो है ना वो डिले के हमें वक्त दिया। और आप तमाम दोस्तों से खास तौर पे यंगस्टर्स के साथ, वो आप कह रहे थे ना सोशल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहिए, इट इज़ अ क्रेडिट टू यू। आप सारे लोगों के लिए तमगा है, आप जैसे दोस्त बहुत कम है सोसाइटी में और ज़्यादा होने चाहिए। Exactly, So sir. I was very honored to be called by you guys. Keep it up और माशाल्लाह फलो फूल लो और इंशाल्लाह प्रोफेशन में आके इस मामले को और भी आगे लेके जाएं। Thank you so much, Thank sir. you. In the last not least, मैं आप सबका again I'm very thankful to you, sir, Shiraz as a bhai. guest and the speakers and the जो अभी हमारे साथ audience अभी in the पहले session में थी, right now they have, and उसके साथ sir मैं again I will repeat it कि हम we are in the 4 in the team, like Danish bhai who is heading our team, Salim bhai is here, Samad bhai is here, and I in personal Shiraz Ali. So I will end up by this poetry like इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, इनकलाब आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आस्था नहीं है जो बहुत तेज नहीं। इन द लास्ट थैंक यू सो मच सर, शिराज भाई। हम सबको आपने हमें ज्वाइन कर। यस, लास्ट वर्ड सलीम भाई। शिराज भाई थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छी जो है आज की मीटिंग जो कमेंट्री वो आपने संभाली और सबकी जो है काफ़ी अच्छा रहा। और सर हमारी कोशिश थी कि हम स्ट्रीम यार्ड फेसबुक पे थ्रू जो है वो ऑनलाइन हो जाएं, लेकिन कुछ सिग्नल इश्यूज़ की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। और ये चूँकि हमारा फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन और आप हमारे माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, आप हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, तो हमने कहा ऐसा ना हो कोई हमसे ऐसी गलती हो जाए और आप खफा हो जाएं, तो इस वजह से हमने कहा पहले जूम पे करते हैं और इसके बाद जो इंशाल्लाह लेट्स और स्लाइड इसके एंड बाद- वी कैन से जी, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद इसको बरकरार रखेंगे और इसको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। और आप सर हमेशा हम यंगस्टर को आप टाइम देते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे यहाँ पे हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह सर आपसे भी पर्सनली भी मुलाकात होगी। एंड इंशाल्लाह भाई। वंस अगेन थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।